हेलो स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे टेस्ट चेकिंग के बारे में। इसे ना सैम्पल चेकिंग या सेलेक्टिव वेरिफिकेशन भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो वहाँ पे बहुत नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, बहुत तरह के ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं। ऐसे सिनेरियो में ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे ही ट्रांजैक्शन की डिटेल स्टडी कर सके या डिटेल एग्जामिनेशन कर सके। फिर वो क्या करता है, वो अप्लाई करता है टेस्ट चेकिंग। मतलब क्या हुआ, मतलब वो कुछ ट्रांजैक्शंस को चूज़ करता है और उसको डिटेल में एग्जामिन कर लेता है, राइट। तो ये जो कुछ ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके उस पर डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है, दैट इज़ टेस्ट चेकिंग। तो कहने का मतलब टेस्ट चेकिंग का क्या हुआ कि जब ऑडिटर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, उन सभी ट्रांजैक्शंस में से रैंडमली कुछ ट्रांजैक्शंस को सेलेक्ट करता है और उसको उसकी डिटेल एग्जामिनेशन करता है और उसी के बेसिस पे अपना पूरा ओपिनियन फ्रेम करता है कि ये जो टोटल ट्रांजैक्शंस थी वो सही हैं या फिर गलत हैं, जो भी उसका रिजल्ट आए, है ना। जो भी वो फ्यू ट्रांजैक्शन उसने डिटेल में एग्जामिन की, उसका जो भी रिजल्ट बनता है वही रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा पूरे सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ हो गया कि टेस्ट चेकिंग में ऑडिटर पूरे सेट ऑफ ट्रांजैक्शन की करेक्टनेस को किस बेसिस पे फ्रेम करता है, कुछ फ्यू ट्रांजैक्शंस की चेक करके, कुछ फ्यू ट्रांजैक्शंस को डिटेल एग्जामिन करके, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि जब बहुत सेम टाइप के बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सेम टाइप की हैं, तो ऐसे केस में हम उनमें से कुछ चीज़ों को, कुछ ट्रांजैक्शन को, कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं एज अ सैम्पल और उसे एग्जामिन करते हैं, ठीक है। दैट इज़ टेस्ट चेकिंग। आईसीआई ने क्या कहा है इसके रिगार्डिंग? तो आईसीआई ने कहा कि टेस्ट चेकिंग का मतलब होता है कि जब बहुत होल डेटा में से, मतलब बहुत सारा जो डेटा है, जो पूरा डेटा है ना, पूरी ट्रांजैक्शन जो है ना, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन और सैंपल, है ना। तो पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन पूरी डेटा हो गई। तो जब होल डेटा या इंटायर डेटा में से हम कुछ डेटा को सेलेक्ट करते हैं, कुछ सैम्पल्स लेते हैं और उनको डिटेल स्टडी या डिटेल एग्जामिन करते हैं और उसी के बेसिस पे अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हाँ, ये पूरा इंटायर पॉपुलेशन है, पूरा सेट ऑफ डेटा सही है या गलत है या क्या है, तो उसी को कहते हैं हम टेस्ट चेकिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्ट चेकिंग क्या चीज़ है, राइट। लेकिन क्या सभी ट्रांजैक्शंस के लिए हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं? कहने का मतलब कि जैसे बहुत तरह की ट्रांजैक्शन, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, और एसेट्स परचेज किए जा रहे हैं, कुछ रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किए जा रहे हैं, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, वेजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तमाम तरीके के ट्रांजैक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे होते हैं। तो क्या सब पे टेस्ट चेकिंग अप्लाई किया जाता है? सबको हम टेस्ट चेकिंग के बेसिस पे चेक कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन बेसिकली होते हैं जिन पे टेस्ट चेकिंग अप्लाई नहीं करना चाहिए, टेस्ट चेकिंग वो सूटेबल नहीं होता। वो क्या क्या चीज़ हो गई, जैसे किसी भी चीज़ का अगर आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री देख रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी, जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग चेक करना है, राइट। तो हमने क्या कह दिया कि ऐसा है कि हम लैंड में देख लेते हैं या बिल्डिंग का हम देखते हैं कि क्या था, कैसा है, और या फिर हम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का ओपनिंग क्लोजिंग देखेंगे और हम मान लेंगे कि सभी जितने भी चीज़ें हैं, जो भी आपका चल रहा है, सबके ओपनिंग क्लोजिंग सही होंगे। क्या ये सही है? नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग तो आपको हर एक अकाउंट का चेक करना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आप कर सकते कि किसी एक अकाउंट का आपने चेक कर लिया, ओपनिंग क्लोजिंग सही है, तो हम ये मान लेंगे कि सभी अकाउंट्स के ओपनिंग क्लोजिंग सही लिखे गए होंगे, नहीं ना। तो यह यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। इसी तरीके से जो कैश बुक की एंट्रीज होती हैं ना, वहाँ पे आप टेस्ट चेकिंग नहीं कर सकते हैं, राइट। वहाँ पे आपको प्रॉपरली सभी एक ट्रांजैक्शंस को चेक करना चाहिए क्योंकि वो कैश में डील हुए हैं, ठीक। इसी तरीके से सीजनल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वहाँ पे भी टेस्ट चेकिंग अप्लाई करना सही नहीं होता है। इसके अलावा नॉन रिकरिंग नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन जो रेगुलर बेसिस पर, जैसे मान लीजिए कि आप परचेज़ के इन्वॉइसेस चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो परचेज़ के इन्वॉइसेस चेक कर रहे हैं, आप उसमें से कुछ डेटा निकाल रहे हैं, आप कर लेंगे। लेकिन अगर अचानक से रेम्यूनरेशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया किसी एक एम्प्लॉई को, तो अब आप कहिए कि नहीं, परचेज वगैरह तो चेक ही कर ले रहे, तो ये भी हो गया, मान लेते हैं। नहीं, ये ना रेम्यूनरेशन हर बार ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, शायद उसने इसी साल डिस्ट्रीब्यूट किया है। ऐसा मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जो हमेशा नहीं किया जाता है, जो नॉन रिकरिंग नेचर का है, जो हमेशा होने वाला काम नहीं है, तो ऐसे भी ट्रांजैक्शन को आप सैम्पल नहीं कर सकते ना, किसी एक को उठाया और मान लें कि सब सही है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी होती है। इसके अलावा जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है ना, वो भी आपका बीआरएस आपने पढ़ा होगा, तो वो भी आप टेस्ट चेकिंग नहीं कर सकते हैं कि अकाउंट्स में जो
रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका बैलेंस, और आपके कैश जो दिखा रहा है, आपके यहाँ पे आपकी बुक्स में जो दिखा रहा है कि कितना है आपके अकाउंट में होना चाहिए, दोनों के बीच में अगर डिफरेंसेस हैं तो हम उस टेस्ट चेक कर लें। नहीं नहीं, ये सब डिटेल स्टडी करनी चाहिए, डिटेल एग्जामिनेशन करना चाहिए कि डिफरेंसेस क्यों हैं, ठीक है। या कोई और आइटम जो सिग्निफिकेंट लग रहा है, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, उन पर भी हम टेस्ट चेक नहीं अप्लाई कर सकते। या फिर अगर लॉ ने किसी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसको बोला गया है कि इनको बहुत थॉरो स्टडी करना है या बहुत डिटेल एग्जामिनेशन करना है, तो आपको उन्हें भी पूरा डिटेल चेकिंग करनी होगी, इन डेप्थ चेकिंग करनी होती है, आप टेस्ट चेकिंग अप्लाई नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं किसकी, कंडीशंस की या एसेंशियल्स की या प्रिकॉशंस की, कि अगर आप टेस्ट चेकिंग करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, या क्या एसेंशियल्स हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए। तो पहली चीज़ क्या होती है कि जब भी आप पूरे इंटायर डेटा में से कुछ भी डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं और उस पर उसको पूरा डिटेल एग्जामिन करके आप पूरे सेट ऑफ डेटा पे अपना ओपिनियन देने वाले हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो फ्यू ट्रांजेक्शन आप सेलेक्ट करने वाले हैं, जो सैम्पल्स आप सेलेक्ट करने वाले हैं ना, वो हमेशा रैंडम ही रखिएगा, है ना। रैंडम रहने का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि परचेज़ की इन्वॉइसेस हैं, ठीक है। अब परचेज़ के मान लीजिए 100 इन्वॉइसेस पड़े हैं, तो अब मैं इस 100 इन्वॉइस में से कोई भी इन्वॉइस निकाल सकती हूँ, दैट इज़ रैंडम, है ना। अगर मैंने कहा कि मैं सिर्फ 5th की डेट, हर महीने की 5 तारीख के इन्वॉइसेस हम चेक करेंगे, तो अब ये रैंडम नहीं रहा, है ना। तो अगर, और जो आपका क्लाइंट है ये जानता है कि ऑडिटर का फेवरेट डेट 5 है, वो हमेशा 5 तारीख की ट्रांजेक्शन्स को चेक करता है, तो वो हमेशा 5 तारीख की ट्रांजेक्शन्स को सही कर देगा किसी भी बिल में, है ना। तो वो चीज़ें ध्यान रखिए। इस तरह से आपका जो सैम्पल सिलेक्शन होना चाहिए वो हमेशा रैंडम होना चाहिए, ऐसे फिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये हमेशा होमोजीनियस ट्रांजेक्शन्स पे अप्लाई होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं फ्यू ट्रांजेक्शन्स को सेलेक्ट करने वाली, जैसे मान लीजिए परचेज इन्वॉइस है, तो परचेज इन्वॉइस की कुछ ट्रांजेक्शन, कुछ इन्वॉइसेस मैंने निकाले, उसको चेक किया और ये मान लिया कि सारे इन्वॉइसेस सही हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने कुछ परचेज़ के वाउचर्स को निकाले, देखा कि भाई डेट सही है, अमाउंट सही है, बिल से मैच कर रहा है, स्टैम्प्ड है, सब कुछ साइंड है, प्रॉपर ऑथराइज्ड है, इस तरह से मैंने सब चेक किया, तो ये मैं मान लूँगी कि बाकी सारे भी वाउचर्स जो हैं सही होंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं परचेज़ के कुछ निकाल के और मैं बोल दूँ कि ये जो आपके सेल रिसिप्ट्स हैं या आपके कैश रिसिप्ट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो ये गलत होगा ना, क्योंकि आपने तो चेक किया परचेज़ की। तो जो आप सैम्पल सेलेक्ट करने वाले हो वो उन्हीं में से उठाइए जो एक जैसे नेचर के हों, हर एक जैसे नेचर की कुछ सैम्पल्स को ड्रॉ करिए, ठीक है। ये चीज़ की जा रही है, होमोजेनियस, एक जैसे टाइप की ट्रांजेक्शन हो, उनमें से ही आप सैंपल ड्रॉ करिए। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग नेचर में से कुछ एक दो कर उठाया और बाकी सब पर अपना डिसीजन दे दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। अच्छा, तीसरी बात, सैम्पल टेस्ट जब आप कर रहे हैं, मतलब सैम्पल उठा रहे हैं, आप फ्यू ट्रांजेक्शन्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, उस पर टेस्ट चेकिंग अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ उनके बेसिस पर ओपिनियन फ्रेम करने वाले हैं, तो आप बायस नहीं हुई है। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि किसी एक डेट को, या आपको लग रहा है कि मंथ एंड, जब ईयर एंड आता है तो लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो ईयर एंड के जो भी मार्च के भी जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सही होंगे, तो आपने मार्च का डेटा उठा लिया और साल भर की कहानी कह दी कि साल भर के सारे ट्रांजेक्शन सही हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरह से कभी भी ये हो गए बायस्ड हो गया, तो इस तरह से टेस्ट चेकिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या हो गया कि अगर आप एक सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा सैम्पल सेलेक्ट करिए जो ये आपको बताए कि भाई हर आपके जो भी क्लाइंट है जिसके आप ऑडिट कर रहे हैं उसके सारे स्टाफ के वर्क को वो चेक करा दे आपसे। मतलब कहने का ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि अकाउंट मैनेजर है ना, उधर सेल्स मैनेजर है, उधर परचेज मैनेजर बैठा है ना, इस तरह से बहुत सारे लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अब आप कुछ ट्रांजेक्शन चेक कर रहे हैं और किसी एक ही स्टाफ का काम चेक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो चाहिए। आप जो सैम्पल ड्रॉ करें तो इस तरीके से ड्रॉ करें कि आपको सभी स्टाफ्स के काम देखने को मिल जाए, कि क्या ऐसा तो नहीं कि दो लोग तो सही काम करते थे पर वो इंसान जो काम करता था वो हमेशा गलत करता था और आपने उसका चेक ही नहीं किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर एक स्टाफ का काम चेक हो जाना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब इस तरह से सैम्पल आपको ड्रॉ करना है, क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें कि टेस्ट चेकिंग के एडवांटेज क्या है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ऑडिटर अपना काम बहुत जल्दी कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन को चेक नहीं करना है आपको, सिर्फ कुछ ट्रांजेक्शन्स को आपने चेक किया, कुछ सैम्पल्स को आपने सेलेक्ट किया, उनको चेक किया और आपने अपना ओपिनियन ड्रॉ कर दिया, तो टाइम टेकन नहीं रह जाता है, आपका टाइम बच जाता है। इसके अलावा कॉस्ट भी बच जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चेकिंग करनी होगी, पूरा डिटेल सभी ट्रांजेक्शन की डिटेल चेकिंग करनी होगी, तो बट ऑब्वियसली बात है टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि चार्जेस भी लगेंगे, फीस भी पे करनी पड़ेगी, तो इस तरह से कॉस्ट बढ़ जाती है। तो टेस्ट चेकिंग की वजह से क्या होता है, टाइम कम होता है तो आपकी ऑडिट की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक एडवांटेज ये होता है कि जब
आपके स्टाफ को पता है, मतलब आपके जो क्लाइंट है जिनके ऑडिट आप कर रहे हैं उनके स्टाफ को आपको पता है कि भाई ये कोई भी डेटा उठा के मांग सकते हैं, किसी का भी बिल मांग सकते हैं, किसी भी डेट का उठा के चेक कर सकते हैं ना, कोई भी रिसिप्ट उठा सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में वो हमेशा अलर्ट रहेंगे और कॉन्शियस रहेंगे कि नहीं भाई सब काम सही करो, कोई भी बिल उठा लेंगे वो। तो ये चीज़ होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि रैंडम होना चाहिए और बायस्ड नहीं होना चाहिए। और जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं ना वो बहुत इंटेलिजेंटली करना चाहिए, क्योंकि आपका जो कुछ भी आपने सैम्पल ड्रॉ किया है आप उसी के बेसिस पे ये कहने वाले हैं कि पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट एक्यूरेट है, करेक्ट है या नहीं है। तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट की एक्यूरेसी सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपने किन डेटा का मतलब डिटेल चेकिंग की है, आपने कौन से ट्रांजेक्शन्स को उठाए थे एज अ सैम्पल और उनकी डिटेल चेकिंग की है, उसी के बेसिस पे आप सब ओपिनियन फ्रेम करेंगे। तो इसीलिए सैम्पल का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ध्यान से और केयरफुली करना चाहिए। इज इट क्लियर? अब अगर इसके डिसएडवांटेज की बात कर ली तो पहला डिसएडवांटेज तो भाई ये हो गया, क्योंकि अगर ऑडिटर ने बहुत ध्यान से सैम्पल को चेक नहीं किया है, सैम्पल्स नहीं सेलेक्ट किए, सैम्पल सिलेक्शन सही तरीके से नहीं रहा, तो फिर एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने जो सैम्पल उठाया वो सही था, वो मतलब इनवॉइस सही थी, लेकिन बाद की इनवॉइसेस गलत थी, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि जो ऑडिटर है वो एक्सपीरियंस्ड हो और उसका जजमेंट सही हो, एक सही जजमेंट वो ले कि किस तरह के ट्रांजेक्शन्स को हमें चेक करना चाहिए। अगर बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं तो उनमें से किस तरह के ट्रांजेक्शन को हमें चेक करने के लिए उठाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या डिसएडवांटेज हो गया, मतलब अगर ऑडिटर का एक्सपीरियंस सही नहीं है, जजमेंट सही नहीं है, तो बट ऑब्वियस सी बात है टेस्ट चेकिंग बेकार होगी और पूरा ऑडिट ख़राब हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा ये एक ड्रॉबैक ये है कि भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑडिटर की। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि उसने सैम्पल ड्रॉ किया, उसने चेक किया और उसी के बेसिस पे उसने ओपिनियन फ्रेम कर दिया। तो अगर उसका एक भी प्रोसेस सैम्पल सिलेक्शन गलत हुआ तो फिर उसने उस सैम्पल पे जो भी ऑडिट प्रोसीजर लगाया, जो कुछ भी किया, वो सब गलत बन के आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर के ऊपर हो जाती है और ये उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल सही नहीं है जहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत वीक हो। जहाँ इंटरनल कंट्रोल क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जहाँ पे सही तरीके से प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रहा, ऑथराइजेशन नहीं है, हायरार्की नहीं है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट चेकिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये बिल्कुल भी वहाँ सूटेबल नहीं है। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होता है जहाँ पे बहुत नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वहाँ के लिए टेस्ट चेकिंग सही पड़ता है। लेकिन टेस्ट चेकिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ हमेशा एक रिस्क बना रहता है कि हो सकता है जो आइटम मैंने चेक नहीं किए हैं, हो सकता है उसमें कुछ गलती रही हो। ये डाउट आपको हमेशा रहेगा, इस बात का रिस्क हमेशा रहेगा, क्योंकि आपने कुछ ही तो उठाए, हो सकता है मैंने जो उठाए रैंडमली वो सही निकल गए जबकि गलत वाला वहीं पड़ा रह गया जो मैंने चेक नहीं किया। तो टेस्ट चेकिंग का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है जो फेस करना होता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।